हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 16 के बारे में, जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है। वो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम दो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 18। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो कहता है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। देखिए, मैं फिर से वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैं अपने हर वीडियो में कर रहा हूं आपके समानता की, कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में सिर्फ हम बात इक्वालिटी की करेंगे कि किस प्रकार से हमारी समता या समानता का अधिकार है वो हमें मिलता है और वो हनन नहीं होता है। ठीक है, आज यहाँ पर मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत कि किस प्रकार अनुच्छेद 17 का रिलेशन है अनुच्छेद 35 अर्थात 35 से। ठीक है, क्योंकि हम देखिए मौलिक अधिकार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अनुच्छेद कहां से है, 12 से लेकर 35 के बीच में है। 12 में मैंने आपको शुरू में बताया था राज्य की परिभाषा के बारे में, और 35 अनुच्छेद है जो वो संसद को प्रावधान करता है इनके बारे में दंड देने का। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि राज्य जो है जो अस्पृश्यता का अंत करेगा, छुआछूत का अंत करेगा, और आपका ये मौलिक अधिकार है। देखिए, अपने आप में अनुच्छेद 17 है वो क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। और इसके साथ साथ ये बात और कहता है कि यदि छुआछूत का आचरण करने वाला कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का आचरण रखेगा तो उसके लिए किसका प्रावधान रखा जाएगा, दंड का प्रावधान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आचरण अगर ये रखते हैं तो दंड का प्रावधान होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात करता हूं आपको, हालांकि ये बात मैंने आपको आर्टिकल 15 में भी की थी कि बॉलीवुड की एक मूवी थी जो पिछले दिनों में देखने गया था, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, जिसमें कि बताया गया था कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, उस मूवी में एक चीज नोटिस में हुई जिसपे हमने फ्रेंड्स ने डिस्कशन भी किया था, जो हम देखने गए थे फ्रेंड्स। उसमें यह था कि एक विशेष वर्ग के लिए भाई उसमें दिखाया कि एक गाँव के अंदर SC ST जो थे, ये जो अछूत वाला सिस्टम है, खासकर इस चीज पे चर्चा हुई थी, जिसके एक सीन में क्या था कि वो जो SSP दिखाए थे वो अपने घर पे बैठे होते हैं और कुछ लोग उनसे मदद की गुहार लगाने आते हैं, कि उनसे मदद मांगने आते हैं। जब वो वहां पर उनको पानी पिलाया जाता है तो वो उन्हें एक बर्तन से पानी पिलाते हैं और मतलब दूर से उनको पानी ऐसे डाल के देते हैं जिससे वो पानी पीते होते हैं। तो वहां पर वो पुलिस वाले, वहां जो SSP थे, वो वहां भी नाराज होते हैं नौकरों से कि अपने घर में क्या गिलास नहीं है जो आप उनको पानी इस तरफ पिला रहे हो। मतलब एक समाज का एक चेहरा दिखाने की कोशिश की है। जो छुआछूत का मैटर है वो आर्टिकल 17 वाला मैटर उस फिल्म में दिखाने के प्रयास किया गया है। पहली चर्चा तो ये है। दूसरी आपको बता देता हूँ, एक और फेमस बॉलीवुड मूवी है, अच्छे एक बहुत ही शानदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर है, उनकी एक मूवी आई थी मांझी मूवी, जिसमें क्या करते हैं कि वो एक पहाड़ को काट देते हैं, मतलब पहाड़ तोड़ देते हैं और उसमें से एक रास्ता बनाते हैं। लगभग उनको काफी समय लगता है इसमें। उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया था कि जब अस्पृश्यता अधिनियम, वह शहर से लौटकर अपने गांव आता है और गांव में आते ही, ये आजादी के जस्ट बाद की कहानी दिखाई है कि उसमें क्या है कि गांव में आते ही रेडियो पे अनाउंस होता है कि छुआछूत अधिनियम बन गया, अर्थात छुआछूत खत्म हो गया, अस्पृश्यता एक्ट बन गया। तो वहां पर क्या है, एकदम खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा पुराने समय में रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी, पर ये अपनी जो परंपराएं थी उसमें क्या था कि भाई वो अपने प्राचीन काल में चले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का प्रवेश नहीं होना मंदिरों में, इस प्रकार के बहुत अड़चने आती थी। तो वहां पर वो क्या है कि जो उस गांव के SC ST थे वो कहते चलो अब हम मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे। उधर वो ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं कि भाई हम मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो वो दृश्य दिखाया था फिल्म का। तो उसके वो शहर से जस्ट आया होता है लौट के, उसे भी सुनने में आता है अस्पृश्यता खत्म हो गई, मतलब ये अब छुआछूत नहीं रहेगा। वो फिर उसके बाद अपने गांव जाता है तो वहां पर कुछ लड़के खड़े होते हैं, सरपंच के, वो फैमिली से होते हैं, वो उनके गले गुले मिलता है। वो कहते तू है कौन, तो वो अपना इंट्रो देता है उनको। वो बताते हैं कि भाई मैं ये हूँ। तो कहते पहले तो ये बता तूने हाथ कैसे लगाया हमें। वो उसको पीट देते हैं पकड़ के। तो इस तरह की जो ये सामाजिक बुराइयां थी, ये कुछ फिल्मों के माध्यम से भी हमें बताने का प्रयास किया है। ओवरऑल बात सारी संविधान पर ही आती है कि आर्टिकल 17 में हम यही तो चीज बता रहे हैं कि अस्पृश्यता का अंत करता है, पहली बात 17।
तो ये एक तरह से कहते हैं कि किसी को मेंटली टॉर्चर करने के बराबर है। अगर मान लीजिए आप किसी को इस तरह का टॉर्चर कर देते हैं, अछूत है, तुझे हाथ नहीं लगाएंगे, इस तरह का कोई दृश्य हो जाता है, तब क्या है कि उसके मानसिक स्थिति पर क्या बिगड़ती है। हो सकता है बंदा कुछ भी कर सकता है, वो आत्महत्या कर सकता है इस परेशानी से। तो इस तरह के इसको रोक लगाने के लिए आर्टिकल 17 आपको दिया गया है। तो राज्य पूर्ण प्रयास करेगा। अब राज्य क्या प्रयास करेगा? राज्य इस पर कानून बनाएगा। राज्य इसके ऊपर क्या बनाएगा? कानून। यदि आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोई भी छुआछूत का आचरण रखता है तो आर्टिकल, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 35, यहां पर 35, आर्टिकल 35 कै 2 के अंतर्गत संसद को यह प्रावधान है। संसद को, जो भी कानून बनाएगी संसद बनाएगी, संसद को यह प्राधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा, ठीक है, संसद का यह प्राधिकार है कि वह विधि द्वारा इस कानून के लिए दंड का वहन करे। अर्थात अगर इस प्रकार का कोई भी कानून कोई भी बात सामने, कोई मुद्दा सामने आता है तो संसद को यह अधिकार है कि वो दंड का वहन करे, ठीक है, इसके खिलाफ मतलब दंड का प्रावधान करे। हालांकि आपको बता देता हूं एक और बॉलीवुड मूवी, आप कहोगे सर बॉलीवुड मूवीज पे बात किए जा रहे हैं, ऐसा हुआ भी था कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं FR, जब मैं इनकी क्लास लेता हूं तो मैं मूवीज के बड़े एग्जांपल देता हूं। तो एक बार एक स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी आपने मतलब वो बागड़ी में बोले थे, गुरुजी थे सारी फिल्में देख खड़ी है, अब वो देखनी पड़ती है तभी तो आपको एग्जांपल दे पाऊंगा। एक और मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी थी लगान मूवी, उसमें भी था कि जब वो टीम का 11वां खिलाड़ी जब उसको वो शामिल कर रहे होते हैं तो वो गांव का एक बताते हैं अछूत वर्ग का व्यक्ति होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा होता। तो वहां भी आमिर खान ने एक अच्छी मिसाल दी थी कि जब वो उसको कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है और उसके लिए हम यहाँ पर छूत अछूत खेल रहे हैं, हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर कोई क्रिकेट गेम नहीं चल रहा है, ये हमारी एक लड़ाई है और जिसमें हम सभी लोग एक हैं। तो वहां पर वो उसको मतलब सबके सामने छू के दिखाता है कि आप लोग अपनी मानसिकता को बदलिए। और खासकर वो कहते हैं कि डॉक्टर को भी कहते हैं कि आप एक वैद्य हो और वैद्य जो है उसका काम है इलाज करना। आप नाड़ी देख के इलाज करते हो, नब्ज देख के। आप ये समझते हो कि अछूत को हाथ नहीं लगाएंगे उसका इलाज नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर का तो धर्म ही ये गलत हो गया। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 17 और 35 का सीधा रिलेशन है कि वो कहता है कि यदि 17 में कोई भी ऐसी घटना होती है जो किसी के साथ कहते हैं प्रताड़ना की जाती है छुआछूत से संबंधित, तो संसद को यह पावर है आर्टिकल 35 में कि मौलिक अधिकार में कोई भी कानून बनाती है संसद 35 में। तो याद रखना 35 कै 2 में कहता है संसद को प्राधिकार रहेगा कि इस तरह के कोई भी मैटर होता है तो उसके लिए विधि बनाए और विधि द्वारा दंड का वहन करे। तो आपको आर्टिकल 17 और 35 में रिलेशन पता चल गया। देखो 17 में कानून नहीं बनेगा, दिमाग में थोड़ी सी बात ये रख लेना, 17 अनुच्छेद कानून नहीं बनाता है, वो तो सिर्फ बताता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। और इसमें एक कानून है, बनाया किसके द्वारा? 35 के द्वारा गया, अर्थात संसद किस में बनाएगी? 35 के अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बेसिक बात इसकी बता दी, आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या है। देखिए अगर अपने प्रारंभ से बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए थे, समय समय पर बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बनी थी जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। एग्जाम्पल के लिए आजादी से पहले बात करते हैं, 1828 में एक संस्था बनी थी ब्रह्म समाज। देखिए राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज। इस ब्रह्म समाज ने संस्था ने बहुत कोशिश किया था कि अछूतों का उद्धार किया जाए, मतलब ये छुआछूत जो था इसको बंद करने का बहुत उन्होंने काफी प्रयास किए थे। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते पर बहुत प्रयास किया था। तो सबसे पहली संस्था कौन सी बनी थी? 1828 में ब्रह्म समाज की। दूसरी बात करते हैं 1873 के अंतर्गत सत्य शोधक समाज। 1873 में जो संस्था बनी थी वो थी सत्य शोधक समाज। देखिए बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले कहा जाता है। उन्होंने इस संस्था के जरिए छुआछूत का अंत करने का प्रयास किया था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एक और संस्था आई थी जिसका नाम था आर्य समाज, 1875। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। देखिए आर्य समाज ने भी शुद्धि आंदोलन, देखिए ये तो कोशिश की थी कि भाई इन्होंने भी कि छुआछूत जो है इसको इसका अंत करने का प्रयास किया जाए। और आपको बता देता हूं इस सभी के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने एक बहिष्कृत जो सभा थी वो सभा बनाई थी। वो सन की बात है 1924 की बात है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1924 के अंतर्गत
डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके द्वारा उन्होंने कोशिश की थी कि भाई अछूत जो है उनसे, भाई अछूत जो है, ये समाज में छूत अछूत है जो, इस सिस्टम को खत्म किया जाए और ये जो अस्पृश्यता का अंत किया जाए। तो हम अगर बात करें तो आज़ादी से पहले ही इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा था। और यदि बात आती है गांधी दर्शन की, बात करते हैं हम गांधी दर्शन अगर बात करते हैं, गांधी जी खुद कहते हैं कि भाई, उन्होंने स्टेटमेंट वो कहते हैं कि जो छुआछूत है ना, अस्पृश्यता जो है, अगर ये देखा जाए तो समाज में सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा सिन उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा पाप है ये, अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी कभी भी ये चीज छूत अछूत में विश्वास करते ही नहीं थे। वो हरिजन कह के बुलाते थे और वो बताते कि भाई मैं उनके साथ ही बैठता हूँ, मैंने कभी ये समाज में ऐसा नहीं सोचा है। प्रयास हमेशा से ही किया गया और जगह मिली कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17 में। तो ये पहले के कुछ कानून याद रखना, कुछ संस्थाएं याद रखना। 1828 ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, 1873 सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले, 1875 आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और 1924 के अंतर्गत बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो किसके द्वारा चलाई गई थी? डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी। अब देखो, जब संसद को आर्टिकल 35 में पावर मिली तो उन्होंने आजादी के बाद तो अब संविधान अपना ही था, सब कुछ अपने संशोधन है, संविधान अपना है, संसद के पास पावर है। तो उन्होंने इसके बारे में क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही, कहते हैं कि पावरफुल, शक्तिशाली एक्ट बनाया था 1955 में, जो आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता अधिनियम। अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अब देखिए, ये एक्ट तो बना दिया गया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, लेकिन एक मैटर बहुत अच्छा उठा। एक मैटर ये था कि, आपको बता देता हूं, मैसूर उच्च न्यायालय ने एक बात कही थी कि आप इस शब्द जो अस्पृश्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अस्पृश्यता शब्द, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस शब्द का अर्थ नहीं है संविधान के अंतर्गत। इसीलिए अगर पॉइंट मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा, पॉइंट देखा जाए तो इसका आप शाब्दिक अर्थ है ना वो नहीं लगा सकते। शाब्दिक अर्थ किस हिसाब से लगा सकते हो? अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ लगाते हो अस्पृश्यता का, तो वो कैसे होगा? जन्म से हो सकता है, रोग से हो सकता है, मृत्यु से हो सकता है, अन्य कारणों से हो सकता है। जन्म से हो गया, मृत्यु, रोग हो गया किसी, इन आधारों पे आप कहोगे इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और अगर इन आधारों पे कहते हो तो इसका शाब्दिक अर्थ गलत बनता है। तो इसीलिए मैसूर उच्च न्यायालय ने बोला कि अस्पृश्यता का अर्थ शाब्दिक, अस्पृश्यता का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए, इसे देखा जाना चाहिए सामाजिक कुरीति के रूप में। तो आपका जो अस्पृश्यता है ना, मैसूर उच्च न्यायालय में क्लियरली बोल दिया गया था कि भाई इस शब्द को आपको सामाजिक कुरीति के हिसाब से देखना है और इसको दूर करने का प्रयास करना है। ये कही गई थी मैसूर उच्च न्यायालय की स्टेटमेंट। और जब अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बन गया, हालांकि बहुत पावरफुल है, इसमें सजा का प्रावधान भी है और जुर्माना भी है पैसे का, और हो सके तो दोनों भी लगते हैं। लेकिन जब मैंने बताया कि इस शब्द का जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, शाब्दिक अर्थ तो मानना ही नहीं था, मैसूर उच्च न्यायालय ने सजेस्ट किया था कि आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ मैंने बताया जन्म से, बीमारी से या किसी अन्य कारण से बनता है। तो उन्होंने बोला सामाजिक कुरीति के रूप में देखें। तो इन्होंने बोला एक तरह से ये मानव को अधिकार देता है, सिविल अधिकार देता है। तो इसीलिए 1976 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1976 में इस एक्ट का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तो 1955 का ही था, इसीलिए लास्ट में क्या लिखा 1955, लेकिन ये नाम बदला कब? 1976 में। तो आप याद रखेंगे अस्पृश्यता अधिनियम कब? 1955 में बनाया गया, जिसका नाम 1976 में बदल दिया गया और क्या नाम रखा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने जो आर्टिकल 17 है, जो मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसके बारे में मैंने बताया मैसूर उच्च न्यायालय की स्टेटमेंट भी आपको बता दी कि अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। देखो इसके अंदर आपको बता देता हूं, एक दो वाद भी हैं जो आपको एक्सप्लेन करने से समझ आ जाएंगे कि ये कुछ और कहना चाहते हैं। आपको मैं दो वाद बता देता हूं इसके अंदर महत्वपूर्ण। देखिए इसके अंदर जो दो वाद है, देखिए पहला वाद है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। पीपल्स यूनियन फॉर
डेमोक्रेटिक राइट्स। देखो इस वाद में क्या कहा गया था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये आर्टिकल 17 से जुड़ा हुआ एक वाद था। इसमें इन्होंने बोला था कि आपके जो अस्पृश्यता का जो ये शब्द है ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन किसके, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी लगता है। तो ये बात कही गई थी। ये बात तो आपको एक्सप्लेन वही बता रहा हूँ शुरू में कि आर्टिकल 17 केवल आपको अस्पृश्यता का अंत ये नहीं कहता कि राज्य आपसे अस्पृश्य वाली बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर शब्द खाली राज्य लग जाए तो उत्तर क्या बनेगा, क्या व्यक्ति कर सकते हैं भेदभाव? तो इसका मतलब ये है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स में कोर्ट ने स्वीकार किया, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राज्य के विरुद्ध खाली ये नहीं लगेगा, ये तो प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी लग सकता है। क्योंकि ऐसे तो अगर राज्य के विरुद्ध हो खाली तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, छूत वाला सिस्टम करेगा। इसीलिए छुआछूत जो है वो केवल क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्य के विरुद्ध नहीं है, केवल ये किसके खिलाफ लगेगा, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा मामला एक बहुत ही पेचीदा मामला था जिसमें सजा का बात बताता हूं, कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा वालू इंगाले। ठीक है, ये आपको वाद याद रखना है, कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा वालू इंगाले। देखो ये बनाम अप्पा वालू इंगाले के खिलाफ ये केस किया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, कहानी है ट्यूबवेल की। देखो गांव में क्षेत्र में एक ट्यूबवेल था जहां पर एक व्यक्ति पानी भर रहा था और जो प्रत्यक्षदर्शी जिसकी बात इस केस में हुई है उसने क्या किया कि उसको ट्यूबवेल से पानी नहीं भरने दिया। किस आधार पे कि आप अछूत हो, इस आधार पे उसने पानी नहीं भरने दिया। आपको पता है अपना सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना ही हुआ था, तो उसको बताते हैं कि इस केस के अंतर्गत जो व्यक्ति था जिसके खिलाफ केस था उसको सजा दी गई, बाकायदा उस पर जुर्माना भी लगाया गया और उसको सजा भी हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये कानून बहुत सख्त है और इसके खिलाफ न्यायालय ने सीधा कानून डायरेक्ट उसको सजा का प्रावधान किया कि आपने इस आधार पे, छुआछूत के आधार पे कैसे बोल दिया, आप तो एक तरह से समाज का शोषण कर रहे हो अगर आप ट्यूबवेल से किसी को पानी नहीं भरने देते। क्योंकि आपको पता है पुराने समय में ये बातें होती थी, अपने देखते हैं फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में या बहुत पुराने समय की बातें थी कि भाई दो कुएं होते थे, एक अलग होता था, जमींदारों का अलग कुआं हो गया, साहूकारों का अलग कुआं हो गया और गांव के जो निम्न वर्ग है उनका अलग कुआं हो गया। लेकिन अब संविधान भारत देश में ऐसा कोई रूल नहीं है और इसका प्रमाण यही वाद है कि कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा वालू इंगाले वाद में कहा गया कि एक व्यक्ति जो कि ट्यूबवेल में पानी भर रहा था उसको रोका गया अछूत होने के कारण और बाद में कोर्ट ने उसको सजा दी। तो सजा देने के लिए प्रावधान मैंने आपको बताया है कि आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है वो इस रूप में लागू होता है। तो ये आपका आर्टिकल जो था 17 था जिसमें अस्पृश्यता का अंत, जो कि एक ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है पर इतना बड़ा ये डिटेल में आता नहीं है, फिर भी जितनी बातें इससे जुड़ी थी मैंने आपको क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी आप कमेंट्स कर देना अगर ना समझ आया हो कोई भी बात इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो कि बहुत ही शानदार आर्टिकल है, जो संविधान में कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या है भाई, ये उपाधियां क्या है, उपाधियां बताए, उपाधियां क्या होती है। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। देखो मैंने बात कही ना, फिर वही बात कहूंगा कि अपने को सिर्फ बात करनी है समानता, और अगर कोई व्यक्ति है राजा जी है, राजा बाबू है, इस तरह की उपाधियां लेता है। पुराने समय में वो थे ना अपने गोविंदा एक्टर, उनकी बड़ी फिल्में आई, राजा भैया, राजा बाबू, इस तरह के दूल्हे राजा। तो वो राजा तो बहुत ही ज़्यादा करते थे पुराने टाइम में, राजा रजवाड़े थे। और उपाधियां चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने, और ये गुप्त वंश थे, महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, इस तरह विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे। तो ये सिस्टम वो एक अलग सिस्टम था, स्वतंत्र हुआ करते थे वो शासक, स्वतंत्र शासक ही होते थे जो उपाधियां लेते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे वो। तो ये चीजें पहले प्रावधान थी, लेकिन संविधान बनने के बाद ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। कहते हैं कि पहले उपाधियां एक दीवान भी एक उपाधि होती थी, दीवान साहब बोलते थे। तो दीवान की दीवानगी खत्म हो गई थी जब संविधान बना। तो कैसे एक दीवान की दीवानगी खत्म हुई उसकी चर्चा करते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 कहता है कि आपके भारत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अब किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। ये बात लिखी है 18(1) के अंतर्गत। इसमें 18(1) में क्लियर कहा गया है कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, परंतु देश के जो अपने
देखें, अगर देश के जो विकास का क्षेत्र देखते हुए हम शिक्षण और सैन्य संस्थाओं के अंतर्गत उपाधि का प्रावधान हो सकता है, उसमें कि कोई विशेष उपाधि दी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें हैं वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, मुझे पता है भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, अभी सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 18(1). देखिए 18(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये कहता है राज्य के किसी भी व्यक्ति, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। तो आप याद रखना कि राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तो वो नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, चाहे तो वो नागरिक हो चाहे वो क्या हो, विदेशी हो, उसको उपाधियां प्रदान करने से राज्य मना करता है। उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, ठीक है, ना करता है कि राज्य नागरिक विदेशी दोनों पे लगता है कि चाहे तो वो विदेशी अपने देश में रह रहा हो, चाहे वो नागरिक हो विदेशी हो, डायरेक्टली कह दिया कि उसको उपाधियां प्रदान करने से क्या करता है, मना करता है। लेकिन इसमें क्या है, अपने विद्या संबंधी क्षेत्र में जो है, विद्या संबंधी और सैन्य क्षेत्र में उपाधि ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में व सैन्य क्षेत्र में उपाधि ले सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा आगे अभी कि सैनिक क्षेत्र, देखो वैसे अपने बात कर ही लेते हैं, अगर सैनिक क्षेत्र की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा देश को बढ़ाता है आगे, क्योंकि एजुकेशन होगी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें एजुकेशन की है। तो आप याद रखना कि सबसे बड़ा क्षेत्र विद्या का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, और यही अपने मतलब कोशिश रखता है कि अपने देश का ज़्यादा विकास हो, स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेंगे, और सैन्य क्षेत्र है वो भी देश को रक्षा करता है, आगे बढ़ाता है। तो इन दो क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है। देखो जनरली कहते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती है, डॉक्टरेट, इंजीनियर, नाम क्या क्या लगाते हैं, डॉक्टर, ER लगा देते हैं, प्रोफेसर, ठीक है, सेना की बात करें कर्नल, अपने बात कर देते हैं, लेफ्टिनेंट, वो नाम क्या क्या लगाते हैं, मेजर। तो ये जो है ना, ये उपाधि शब्द में नहीं आते, आर्टिकल 18 में ये शब्द नहीं आते, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का प्रयोग वो कर सकते हैं। यदि बात करते हैं आर्टिकल 18(2) की, 18 के पार्ट की खंड कौन सा, 2, कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी, भारत का कोई भी, अब देखो शब्द जहां पे मैं व्यक्ति लगाऊं तो आपने देखना है, नागरिक लगाऊं तो देखना है। अब नागरिक लगा दिया तो भारत का कहने की जरूरत ही नहीं है, नागरिक यहीं का ही होगा, व्यक्ति लगाता तो वो विदेशी भी हो सकता था। ये कहता है कि कोई भी नागरिक किसी विदेशी, मतलब कोई भी विदेश के अंतर्गत, अगर हम बात करें किसी भी विदेशी गवर्नमेंट से, विदेशी सरकार से उपाधि नहीं ले सकता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 18(2) कहता है भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ये आपको बता देता हूं। ये आर्टिकल 18(2) रोकता है। इसके बाद 18(3) कहता है, ये आता है, ये तो आ गया भारतीय नागरिकों के लिए। 18(3) कहता है विदेशी व्यक्तियों के लिए, मतलब जो भारतीय नहीं है, अर्थात कौन हो गया, विदेशी व्यक्ति। अब यहां पर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है, अपने भारत में कौन रह रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है, और कोई अपने विश्वसनीय पद पे काम कर रहा है, लाभ के पद पे कह लो या किसी विश्वसनीय पद पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के किसी विश्वसनीय पद पे काम कर रहा है, और वो विदेशी व्यक्ति रह कहाँ रहा है, भारत में। अब उसको मान लीजिए वो विदेशी व्यक्ति है जो भारत में किसी विश्वसनीय पद पे है, अगर उसको किसी विदेशी राज्य से उपाधि चाहिए तो राष्ट्रपति की बिना सम्मति के वो उपाधि नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकेगा। 18(1) तो कहता है राज्य, नागरिक, विदेशी दोनों को उपाधियां रोकता है। 18(2) कहता है केवल भारतीय नागरिकों को विदेशी सरकार से उपाधि नहीं मिल सकती। 18(3) कहता है विदेशी व्यक्ति जो कि विश्वसनीय पद पे हो किसी विदेशी सरकार से उपाधि नहीं ले सकता, क्योंकि उसको किसकी सम्मति चाहिए, यहां पर आप एक वर्ड याद रखना, राष्ट्रपति की सम्मति चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति की बिना आज्ञा से वो ये कार्य नहीं कर सकता। और 18(4), अब देखो 18(4) एक अलग से आर्टिकल हो गया। 18(4) के अंदर देखो क्या कहता है, वो कोई भी व्यक्ति, अब यहां पर शब्द क्या आ गया, कोई भी व्यक्ति, अब वो व्यक्ति नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको कोई विदेशी उपाधि मिल रही हो तो वो राष्ट्रपति की बिना सम्मति के यह उपाधि
नहीं ले सकता। तो 18(4) कहता है कोई भी व्यक्ति हो वो राष्ट्रपति की बिना सम्मति के किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की बिना सम्मति से, खाली उपाधि ही नहीं, आप समझ लीजिए कोई उपाधि हो गई, कोई भी उपहार हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, कोई उपाधि होगी, इस तरह का कुछ भी होगा तो वो राष्ट्रपति की बिना सम्मति के नहीं स्वीकार कर सकता। अब एक बात बताता हूं, ये तो मैंने आपको 18 के अंदर जो भी 3-4 बातें लिखी हुई थी वो बता दी। एक बात बहुत महत्वपूर्ण आती है इसके अंदर, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर जो आप कहते हैं कि उपाधि नहीं ले सकते, लेकिन जो भारत के अंतर्गत कुछ विशेष उपाधियां दी जाती है, कहते हैं कि भारत रत्न दिया जाता है, भाई सर्वोच्च पुरस्कार भारत का भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ठीक है, ये अलग अलग। अब देखो अपने बोलते हैं कि उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो पहली बात तो यहीं क्लियर हो रही है, वो शब्द उपाधि है और वो शब्द पुरस्कार है। तो इनका क्या डिफरेंस है कि उपाधियां और पुरस्कार में क्या अंतर है? देखो भारतीयों का उत्कृष्ट सेवाओं के लिए है ना वो पुरस्कार दिए जाते हैं। और अब ये मामला गया था कोर्ट में। पहले तो मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं कि 1954 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो 1954 में शुरू किसने किया इनको, ये जो अपने नागरिक पुरस्कार थे, कांग्रेस सरकार ने। 1978 में इसको जब जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रारंभ कब हुए थे पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार 1954 में, समाप्त कब हुए 1978 में, और 1980 के अंतर्गत क्या कर दिया, पुनः शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जीत गई थी चुनाव, यहाँ पर वो सरकार गिर गई थी मोरारजी देसाई की, तो 1980 में दोबारा ये पुरस्कार एक बार बीच में कुछ 2 साल के लिए बंद हो गए और उसको दोबारा पुनः शुरू कर दिया गया, तो आपके ये पुरस्कार दोबारा शुरू हो गए। अब मामला कोर्ट के अंदर गया, बहुत ही अच्छा मैटर था, आपको बता देता हूँ, मामले का नाम बता देता हूँ आपको क्या है वो। देखिए मामले का नाम था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, मामला 1996। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996, ठीक है। मामला देखिए, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996 का मामला था। इस मामले में कोर्ट के अंतर्गत ये मुद्दा गया कि जो आपने 1954 में प्रारंभ किए थे नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो एक तरफ आप कहते हैं कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। अब देखो उपाधियां मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि कैसे एक दीवान की दीवानगी गई कि नाम राय बहादुर लेते थे ना उपाधियां, इस तरह राय बहादुर साहब ऐसे बोलते थे, और दीवान साहब और महाराजा साहब, इस तरह कहते थे उपाधियां। उन उपाधियों की बात हो रही थी केवल चर्चा। कोर्ट ने भी ये बोला कि हम उन उपाधियों की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कह रहे हैं। इसीलिए तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ा है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर लगाता है, प्रोफेसर लगाता है, या सैन्य अधिकारी अपने नाम के आगे मार्शल लगाता है या कर्नल लगाता है, तो ये तो उपाधियों के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996 कहता है कि आपके देश के शब्द बता रहा हूं आपको, भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, फिर तीसरा कहता है पद्म भूषण, और चौथा कहता है पद्म श्री। ये जितने भी शब्द हैं ये आर्टिकल 18(1) के तहत उपाधि में नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जितने भी ये अवार्ड्स हैं ये आर्टिकल 18(1) के तहत उपाधियों में नहीं आते। ये किस में कहा गया? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में। और आपको बता देता हूं जो अपने भारत जो रत्न है, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है प्रश्न आया नहीं है, आ जाए आगे, कि जो आपका ये भारत रत्न है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और अगर जो अपने भारत के वरीयता क्रम की बात करते हैं, वरीयता क्रम आप समझते हैं, जैसे पहला पद किसका है देश में? राष्ट्रपति का। दूसरा किसका है? उपराष्ट्रपति का। तो अगर वरीयता क्रम की बात करें तो अपने 7वें स्थान पर तो आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, और अपना जो भारत रत्न जो प्राप्त व्यक्ति है उसका पद क्रम है 7 के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रश्न हो सकता है रीट के अंदर जरूर दे दे कि रीट में थोड़े से आड़े तिरछे क्वेश्चन डालने की प्रयास किया जाता है,
तो आपकी या फिर कोई भी स्टेट की परीक्षा, पटवारी की, एसआई की, आरएएस की, कांस्टेबल की, उसके अंदर दे दे कि भाई जो भारत रत्न से प्राप्त व्यक्ति, अभी हाल ही में इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था वरीयता क्रम का, क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रश्न आ जाए कि भारत रत्न जो प्राप्त व्यक्ति है वो उसका वरीयता क्रम क्या है, तो 7 क, आप याद रखेंगे क्या है उसका, 7 क उसको वरीयता क्रम दिया गया है। तो आपका आर्टिकल 18 देखिए, दोबारा आपने इसको रिकॉल करते हैं, क्या कहता है कि 18 कहता है कि उपाधियों का अंत करता है। पहली बात मैंने बताया कि किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ली जाएगी। जो पुराने समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, महाराजा धीराज थे, महाराजा थे, उपाधियां लेते थे। उसके बाद राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां ली जाती थी। तो इस तरह की उपाधियां 18 कहता है कि राज्य, नागरिक या विदेशी कोई भी है, उनकी उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, परंतु विद्या व सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत उपाधि दी जा सकती है। दूसरा कहता है 18(2) में कहता है कि नागरिक, कोई भी नागरिक जो विदेशी सरकार से उपाधि लेना चाहे तो वो उपाधि नहीं ले सकता। यहां पर बात हो रही है नागरिक की, तो ये केवल कौन हो गया, विदेशी हो गया। 18(3) देखो क्या कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि विश्वसनीय पद पर है, किसी भी विश्वसनीय पद पर है या लाभ के पद पर है भारत के अधीन, तो किसी विदेशी उपाधि, अगर कोई उसको विदेशी उपाधि देना चाहे तो राष्ट्रपति की बिना सम्मति के ये काम वो नहीं कर सकता। 18(4) क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे तो वो नागरिक हो और चाहे वो क्या हो, विदेशी हो, तो इसके अंतर्गत वो कहता है कोई भी व्यक्ति वो राष्ट्रपति के बिना सम्मति के, चाहे नागरिक हो विदेशी हो, यदि वो विश्वसनीय पद पर है भारत में, तो वो उपाधि, उपहार या कोई पद है वो प्राप्त नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको बताया कि 1954 में ये अवार्ड्स शुरू हुए थे, नागरिक पुरस्कार 1954 में, जो कि 1978 में समाप्त हुए और 1980 में क्या हो गए, पुनः शुरू हो गए थे। और मैंने आपको बताया भारत रत्न जो है 7 क में वरीयता क्रम है। और जो मुद्दा था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 2 बातें थी इसमें कहा गया। एक विशेष बात और बता देता हूं आपको, इसमें जो कहा गया कि जो आर्टिकल 18(1) में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो उपाधि की श्रेणी में नहीं आते, तो ना ही तो इसको नाम के आगे और ना ही नाम के पीछे इनको प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इसको नाम के आगे पीछे प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उपाधि बन जाएगा। तो इसी प्रकार अगर कोई मान लो व्यक्ति है वो ऑफिशियली इस तरह भारत रत्न नाम प्रयोग नहीं कर सकता, तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर वो नाम प्रयोग करता है तो वो क्या बन जाएगा, उपाधियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 17 और 18 जो अपने यहाँ पर अपने समानता के अधिकार भी खत्म होते हैं। आर्टिकल 14 पे मैंने अपना एक अलग वीडियो आपको दिखा दिया था, आर्टिकल 15 पे एक अलग वीडियो था, आर्टिकल 16 पे एक अलग वीडियो था, आर्टिकल 17 और 18 पर अब मैंने आपको अलग वीडियो बनाया है। अब आपके 14 से 18 तक समानता के अधिकार जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स कीजिए और बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपका है। अगर देखो वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बोलिए हमारा चैनल इंडियन अकेडमी श्रीगंगानगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब वो करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जल्दी ही स्वतंत्रता के अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम है, वो जल्दी शुरू करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।